चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का जैसे सेक्शन बी देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस बताया है, तो इसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 6 क्वेश्चंस में आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, एक डायग्राम दिया है जिसमें फिश का जो इमेज है ऊपर दिख रहा है ना। द इमेज इज सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ऊपर में ये दिख रहा है। तो नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। ये जो फिश है वो टैंक के अंदर में है और ये फिश जो है इट अपीयर्स रेज्ड, है ना। तो ये क्या होता है, फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अभी भी क्वेश्चन में। यदि ये वाटर के अंदर से देखने से दूसरे एंगल से शायद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी ये ऊपर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अभी टैंक बताया है। तो अब वो टैंक ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, किस एंगल से देखा है वो नहीं बताया है, इसलिए पॉसिबली ये रिफ्रैक्शन ही हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन और एक आंसर हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन यदि दिया रहता है वाटर के अंदर से साइड से देखा है, ठीक है, तो उस केस में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऊपर से देखा तो ऊपर से देखेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो ये हो, तभी यहाँ पर आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। तो अभी पहला जो सरफेस है, तो पहला सरफेस से ये जो लाइट है ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। तो जब लाइट जब कोई भी सरफेस में नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वो क्या करेगा, वो अनडेविएटेड जाएगा। ठीक है, तो इट गोज़ अनडेविएटेड। तो इसको ऐसे स्केल रख के आप क्या करना है, अनडेविएटेड इसको ड्रॉ करना। तो ये सीधा नेक्स्ट सरफेस तक ले जाना, सरफेस को क्रॉस नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, इस सरफेस में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। तो प्रोटेक्टर आपको फिजिक्स एग्ज़ाम के दिन में ले जाना है और जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय भी प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। तो ये नॉर्मल हो गया। तो पूरा जॉइन करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए ये 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मली जा रहा है, और ये 45, तो ये 45 डिग्री होगा। और ये नॉर्मल होने की वजह से ये 90 माइनस 45 45। अभी और एक बात भी ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये इसको ले लेते हैं, है ना। तो लेकिन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो लेना है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 और क्रिटिकल एंगल 42। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये जो रे है ये डेंसर से अभी रेयरर में जा रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस सरफेस में कंफर्म हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो इसी नॉर्मल के साथ देखिए ये नॉर्मल है, इसको बेस लाइन के साथ प्रोटेक्टर सेट कीजिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45। तो इसी नॉर्मल के साथ दूसरे साइड में 45 मार्क कीजिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्ट कीजिए, तो नेक्स्ट सरफेस तक जाना, तो ये 45 होगा।
फिर ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 है क्योंकि ये 90 45 दिया है, तो 45 होने की वजह से ये 90 होगा। तो अभी देखिए ये जो रे है जैसे यहाँ से एंट्री कर रहा है इंसिडेंट नॉर्मली, सो इट विल गो अनडेविएटेड। तो ये आप तो इस तरह से रे चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। When the temperature of water is increased by 40 degree, the refractive index changes to x. Then x is less than 1.33 or more than 1.33. तो यहाँ पर जो फैक्टर आपने पढ़ा है, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर जो पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, उसका जो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए ये x का वैल्यू 1.33 से कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन मतलब जो ग्लास से या सॉरी मिरर से होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ट्रांसपेरेंट सरफेस से होता है। तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। द एंटायर लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब इसलिए इसको बोलते हैं टोटल, 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, द यहाँ पर एंटायर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए द इमेज फॉर्म्ड इज लेस ब्राइट एंड ब्राइट इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो ये 2 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स 2 पॉइंट्स। 1 मार्क्स का भी आ सकता है, तो एक ही पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है ग्लास स्लैब का। The above diagram shows an observer sees the image of an object O at I. Name and define the phenomena responsible for seeing the image at a different position. तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज यहाँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो रे है ना, ये थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फिनोमिना अभी रिस्पॉन्सिबल है ना, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना है। फिर इसको बताया कि डिफाइन करो, है ना, तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखना है। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। So this phenomena is called refraction of light. The change in the direction of path when जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है और डिफरेंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स व्हेन वाई इंक्रीजेस। देखिए एक्स होने ये जो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ ऑब्जेक्ट, और ये वाई का जो थिकनेस है उसका ब्लॉक को यदि हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यदि वाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट है ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं होगा, थोड़ा नीचे आके रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये जो रे है थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट होगा और ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये एक्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑन एक्स, तो एक्स इंक्रीजेस लिखना, एक्स इंक्रीजेस, और y डिक्रीजेस होगा तो x भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेंस न्यूमेरिकल्स है।
तो इसमें बताया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस of focal length 8 centimeter. What is the nature of the image so formed? And calculate the distance of the image from the lens. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, देखिए ये u लेते हैं, ठीक है, स्मॉल u। तो ये ऑलवेज नेगेटिव लेना है, ऑलवेज नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है f, ये पॉजिटिव लेना है। और फार्मूला है 1/v इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो नॉर्मल फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/8 1/v, अभी v मालूम नहीं है, माइनस 1/-24। तो देखिए यहाँ पर ये जो ये माइनस है फार्मूले का और ये माइनस है इसका पोजीशन का। तो अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/8, इसके बाद क्या करना है, आप सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस ऊपर लेके जाना, तो माइनस माइनस प्लस 1/24, ठीक है। तो अभी हमें v निकालना है, तो इसको अलग कर देते हैं, 1/8 माइनस 1/24। देखिए ये इधर आ गया, 1/24 हो गया। एलसीएम कर देते हैं 24, तो 3 माइनस 1, 8 इंटू 3 24 था, 1/v। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/24 इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल कर देते हैं 12, 1/12, सो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई, या इमेज डिस्टेंस हो गया। अभी नेचर भी बोल रहा है ना, नेचर। तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन v/u, अभी v कितना है 12, u कितना है -24, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। तो अभी यहाँ से नेचर निकल जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है ये रियल इमेज है, रियल इन्वर्टेड। तो ये नेचर बताएगा। तो आपको सिर्फ नेचर पूछा है तो आप रियल इन्वर्टेड लिख दीजिए। लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा में बताया था, ये जो वैल्यू होता है विदाउट साइन, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया हाफ। अब ये लेस देन 1 हो रहा है, तो लेस देन 1 है, तो m इज़ लेस देन 1, देयरफॉर द साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड हो जाएगा, डिमिनिस्ड। तो साइज़ के बारे में पूछ सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ आप यहाँ तक लिखना है, ये कर देना बस। तो लेकिन आपके आइडिया के लिए जो साइन को छोड़ के लेना है, यदि वो हाफ है, सॉरी 1 से कम है, जैसे यहाँ हाफ आया तो वो डिमिनिस्ड इमेज, 1 से बड़ा आया मैग्नीफाइड, 1 आया तो इक्वल साइज। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो गया जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे बताता है, when sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors forming a rainbow. तो एग्जाम्पल दिया, a similar phenomena is observed when white light is passed through a prism. तो उसको भी डिस्पर्शन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर डिस्पर्स लिखा है ना। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, विच कलर्स शो द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये होता है वायलेट, ठीक है, वायलेट मैक्सिमम डेविएशन। और विच कलर शो द मिनिमम, तो ये रेड, तो रेड शो द मिनिमम। ये मैक्सिमम वायलेट और रेड है मैक्सिमम, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम वायलेट होगा, वायलेट ज़्यादा बेंड होगा, और मिनिमम डेविएशन रेड, सो रेड कम बेंड होगा,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ सनलाइट ग्रीन कलर रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट। तो यदि हम ग्रीन कलर दे रहे हैं तो यहाँ भी ग्रीन ही निकलेगा, बिकॉज प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर। तो एक कलर देंगे तो वही निकलेगा। थर्ड पार्ट में इस तरह से मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन इज पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस एज shown in the diagram. State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. तो अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम से रेड सबसे कम बेंड होता है, ठीक है, रेड सबसे कम बेंड होता है, तो यहाँ जाएगा, और सबसे ज़्यादा ब्लू होगा इसमें, तो ब्लू इधर जाएगा, और ग्रीन जो है यहाँ जाएगा। तो ये ब्लू, ये ग्रीन, ये रेड। तो अभी क्या हो गया, सिंगल पॉइंट और थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट्स, तो यहाँ हो गया द डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो ये पहला आंसर है अल्ट्रा वायलेट radiation. State one use of this radiation. So they are used in water purifiers, ठीक है, और स्टरलाइजिंग पर्पस, टू चेक द प्योरिटी ऑफ जेम्स, तो बहुत सारे यूज है, टू सिंथेसाइज विटामिन डी इन आवर बॉडी, तो कुछ भी एक लिख सकते हैं। फिर सी क्वेश्चन है नेम वन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होगा वायलेट। तो ये वायलेट इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो पूछा गया है वही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया, लेकिन वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ स्टेट वेदर रे पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर लिखना है दे पास थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, बस इतने आंसर लिखना आपको। डायग्राम भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, जो पूछा है उतने आंसर लेना, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ये बताया। इसमें देखिए सिंगल वर्ड है, नेम वन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। तो वायलेट लाइट लिख सकते हैं, वायलेट रेडिएशन लिख सकते हैं, या सिर्फ वायलेट लिख सकते हैं, तो मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक पेपर का। तो यहाँ पर इस तरह से दिया है, सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रेक एंड ड्यूरिंग द जर्नी दे विजिटेड अ कॉटेज। दे सस्पेंडेड देयर बैग्स टू द 2 ropes hanging from P and Q on a wheel capable of rotating around O। अभी यहाँ पर सुमित और सचिन यहाँ पर दो अपना बैग सस्पेंड करते हैं। तो ये सुमित का बैग है, ये सचिन का बैग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये Q में और ये P में। तो सुमित सस्पेंडेड his bag to the rope Q and सचिन सस्पेंडेड his bag from the rope P। तो ये पता चल रहा है। तो P में सचिन और Q में सुमित। द व्हील रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी क्वेश्चन है स्टेट विद द रीजन हु इज कैरिंग द हेवियर बैग। अभी पता करना है कि किसका हेवियर बैग है।
तब यहाँ पर ये रोटेशन का है, इक्विलिब्रियम का है, तो ये चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो चैप्टर 1 का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं जो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका कम है ना, सुमित का बैग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। तो अभी डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स कम होगा, क्योंकि दोनों मोमेंट सेम है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है टू बैग्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये कंसेप्ट लगाइए, तो इसलिए आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। सो एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेट ऑफ सुमित्स बैग is less from the axis of rotation, he carries heavier bag to produce the same moment produced by the weight of the other bag in equilibrium। ठीक है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने से वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क सेम है तो डिस्टेंस कम है तो वेट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स राइट द मैथमेटिकल रिलेशन दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेट ऑफ सचिन्स बैग गिवन दैट वेट ऑफ सुमित्स बैग इज 18 kgf। तो सुमित का बैग का 18 kgf है। ठीक है, तो ये 18 kgf है ये, और इसका है वेट W, उसका है W। तो इसलिए क्या करेंगे, W फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OP, तो W इंटू OP, तो इस तरह से लिखेंगे W इंटू OP इज इक्वल टू 18 इंटू OR। तो 18 क्या है, ये सुमित का बैग है 18, और यहाँ पर हम देख सकते हैं O और R यहाँ दिया है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को OR लिया, तो O इंटू R। तो फिर W क्या हो जाएगा, 18 इंटू OR बाई OP। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अभी सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन इस तरह से है, डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दिया है, ये 3 पुलिस, 2 इन द अपर ब्लॉक and 1 in the lower block. Copy and complete the level diagram showing the correct connections of the tackle, the direction of forces involved to obtain maximum wear with the convenient direction। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लगाना है। तो आप क्या करना है, ये फर्स्ट पुली से आप स्ट्रिंग लगाइए यहाँ से, और इधर से फर्स्ट इस साइड जाना है, फिर यहाँ से फर्स्ट से आपको लास्ट में आना स्ट्रेट, चाहे तो आप स्केल भी फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद गो टू अदर साइड, देन अभी यहाँ से सेकंड पुली में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पुली कवर हो गया। अभी इधर जाएंगे, फिर इधर और कोई पुली नहीं है, और होता तो उसके अराउंड में जाएंगे, लेकिन अभी इसमें पुली ख़त्म हो गया तो ये हुक में जाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हमेशा शुरू कीजिए। ठीक है, मेरा कंसेप्ट है यहाँ से शुरू करना, तो एक के बाद एक कवर करते जाइए। अब ये लोड डाउनवर्ड्स है, तो ये सारे जो स्ट्रैंड्स है ये यहाँ पर टेंशन डेवलप होंगे, तो ये एफर्ट नीचे लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कन्वीनियंट डायरेक्शन बोला है, तो कन्वीनियंट डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, तो एफर्ट डाउन में होना चाहिए, और यहाँ भी एक टेंशन होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होगा। तो ये हो गया डायग्राम। तो करेक्ट कनेक्शन ऑफ द टैकल एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व, तो क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, टेंशन, एफर्ट, तो इसका करेक्टली आपको लेवल करना।
फिर सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। तो इसमें ये फार्मूला आप लगाइए, एम ए इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी 80% है और वेलोसिटी रेशियो इसमें कितने पुलिस है, 3 पुलिस। तो वही सो 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं रहता है, तो जस्ट 2.4 लिखिए। और यदि एफिशिएंसी इक्वल होता है 100% तब ये एम ए इज इक्वल टू वी आर होता है, तो वो 3 हो जाता। लेकिन एफिशिएंसी कम है इसलिए ये 2.4 आया। तो वी आर फिक्स्ड है, एम ए कम है। अभी एम ए और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो पुली का जो ये जो है ये मूवेबल पुली है, फ्री है। आप जब एफर्ट लगाएंगे तो इसको भी उठाना है लोड के साथ साथ, तो इसलिए इसका वेट कम से कम होना चाहिए। सो बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द मूवेबल पुली, तो यहाँ पर एम ए बढ़ा सकते हैं, फिर एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर द फिगर शोज सिंपल पेंडुलम ऑफ 200 ग्राम, मास 200 ग्राम दिया है, ठीक है। It is displaced from the mean position A to the extreme position B. The potential energy at the position A is 0, तो यहाँ पर 0 लेना है मीन पोजीशन में। एंड एट द पोजीशन ऑफ B द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजीशन B। यहाँ पर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। तो ये फार्मूला लगाइए, क्योंकि हाइट की वजह से। मास 200 बाई 1000, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट है, तो मास भी केजी में होना चाहिए। और हाइट कितना है, 5 मीटर। ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10 जूल, तो 10 जूल आ गया। अभी व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जब हम रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे मोशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। लेकिन इसकी वजह से हाइट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहता है। इसलिए यहाँ पर बोला है, देखिए टोटल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, टोटल। तो यहाँ पर जितना एनर्जी इसके पास है उतना ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो ये भी 10 जूल हो गया, ठीक है। तो आज मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही रहेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। अभी जब ये यहाँ आएगा तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 बता दिया पहले ही, तो इसका मतलब सारा का सारा जो एनर्जी है अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया मीन पोजीशन में, पोजीशन ए में। इसलिए तो हम क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर मान लो वेलोसिटी इस तरह से v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर दिया है देखिए, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। कभी कभी
इतना परसेंटेज लॉस हो गया, ऐसा क्वेश्चन देता है, उसको माइनस करना। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल है यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है, V निकाल। सो हाफ इंटू 200/1000 V² इक्वल्स टू 10। तो V² इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो ये देगा V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी एट द पोजीशन A। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर का 2024। तो यहाँ पर एक और से क्वेश्चन दिया है। तो देखिए लिखा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ fires a gun and hears its echo after 3 seconds. If the speed of sound in air is 336 meter per second, calculate the distance of the person from the cliff. तो यहाँ पर स्पीड दिया है 336 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है, टाइम ऑफ हियरिंग एको 3 सेकेंड्स, दोनों SI यूनिट में है। अब ये दोनों सफिशिएंट है क्योंकि फॉर्मूला बताता है V इंटू T/2। ठीक है, तो 336 इंटू 3/2, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 168 और इंटू करेंगे तो 504 मीटर आता है। तो इतने दूर में खड़ा है ये। अभी के सेकेंड पार्ट में देखिए, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन एंड दिस टाइम द echo is heard 1.5 second later than the first. Calculate the distance moved by the person. तो अभी दूर चला गया है ना, पहले अभी पहले यहाँ था, अभी ये इधर चला है, और इधर आने के बाद कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये 1.5 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट, जो पहले सुना गया था उसके 1.5 सेकेंड के बाद में। इसका मतलब जो डिस्टेंस उसने मूव किया उसी की वजह से टाइम भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी को 336 मीटर पर सेकेंड, अब टाइम को 1.5 सेकेंड ही लेंगे, यानी कि जितना टाइम बढ़ा है उतने के लिए कितना डिस्टेंस होगा वही हम कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला से लगा देंगे। सो भी हो गया 336 इंटू 1.5/2, तभी इसका ये हाफ टाइम है तो इसलिए 252 आंसर आ जाएगा। ये तो इतना 252 मीटर इधर जाने से 1.5 और टाइम लगेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस है उसके वजह से ये टाइम बढ़ा था, इसलिए ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अभी इसको कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। रेडी एक्टिविटी, इसमें बताया है न्यूक्लियस X emits an alpha particle followed by 2 beta particles to form nucleus Y. With respect to the element X, where would you position the element Y in the periodic table? अब इस पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज करते हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, Y का एटॉमिक नंबर कितना चेंज हुआ है तो पता चल जाएगा हम कहाँ पर जो है पीरियडिक टेबल में रखा जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू X शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, वो पता करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हुआ वो निकालेंगे।
अभी हम देखते हैं यहाँ पर x जो है पहले अल्फ़ा पार्टिकल एन अल्फ़ा पार्टिकल है ना, अल्फ़ा पार्टिकल ले रहा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का प्रॉपर्टी ये है कि वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलता है, इसलिए इसका यदि z है a है तो इसमें मैं x डैश ले लेता हूँ, ठीक है। जो z क्या हो जाएगा -2 और a -4 हो जाएगा एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से। तो याद कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 and mass number decreases by 4 when alpha particle is released। अब इसके बाद फिर बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ ना, 2 बीटा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल्स आर रिलीज। तो एक एक करके देख लेते हैं, डबल डैश लिख देते हैं। अभी बीटा पार्टिकल्स में आपको याद रखना है कि Z -2 + 1, यह जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके साथ जो भी है एटॉमिक नंबर उसका एक ऐड हो जाएगा, तो इसलिए Z -2 + 1 और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ तो A -4 हो गया। फिर आगे और एक बीटा निकलेगा तो अभी ये Y बन जाता है। अभी क्या बनेगा Z -2 + 1 है ना, यहाँ पर जो है उसका एक ऐड करना, तो ये यहाँ पर जो मास नंबर है पिछले वाले का पेरेंट न्यूक्लियस उसका सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचे, तो ये देखते हैं Z हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये Z A -4। अभी हमने देखा कि जब पहले x का Z था, एक अल्फ़ा 2 बीटा निकल गए तो एटॉमिक नंबर Z ही रह गया। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर Z रह गया, तो इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल क्या होगा, चेंज होगा। एटॉमिक नंबर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो चेंज नहीं होगा। वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट y इन द पीरियोडिक टेबल। सो आंसर हो जाएगा ए का y इज पोजीशन at the position of x only और there is no change in the position of y, ऐसे लिख सकते हैं। अभी what is the general name of the element x and y। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, x का z a है और y का z A -4 है। इसमें हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर कम हो गया, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबर्स, आइसोटोन्स, डिफरेंस डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए तो वो अप्लाई करना। तो यह क्यों आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ओके, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y is 80 then what is the atomic number of x। देखिए एटॉमिक नंबर इसका y का 80 है तो x का भी तो उतना ही होगा, है ना। सो एटॉमिक नंबर ऑफ x is 80, तो 80 लिखना, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट में रेजोनेंस से क्वेश्चन आया है। A boy tunes a radio channel to a radio station 93.5 megahertz. Name and define the scientific wave phenomena involved in tuning the radio channel। तो इसमें जो ट्यूनिंग रेडियो चैनल है उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है। तो आपको क्या करना है, रेजोनेंस इज़ द टर्म एंड द डेफिनेशन आपको करना है, लिखना है इसमें, और डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो रेजोनेंस ये फिनोमेना हो गया। अभी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स on a body is equal to its natural frequency, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude। तो यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगे और ये इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड।
तो ये भी लिखना है। अभी जैसे इस केस में रेडियो में हम लोग आवाज़ सुनाई देता है, इसलिए हम एकॉस्टिक रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको। तो आप चाहे तो एकॉस्टिक रेजोनेंस भी लिख सकते हैं, और यहाँ विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड बढ़ जाता है। अभी सेकेंड पार्ट है, नेम द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। अभी यहाँ पर हमने अभी देखा डेफिनेशन से, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होता है, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लाउडनेस बढ़ जाता है, लाउडनेस, श्रिलनेस एंड क्वालिटी या पिच क्वालिटी। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, लाउडनेस बढ़ रहा है। ठीक है, लाउडनेस। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि रेजोनेंस में क्या पिच चेंज हो जाएगा, तो पिच तो सेम ही रहेगा क्योंकि इक्वल फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल और उसका, क्या पिच अलग होगा, तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। अभी कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में हर्ट्ज में लिखना है। सो 93.5 इंटू 10⁻, मेगा मतलब होता है 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 9.35 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमने कम कर दिया तो इधर 1 कर दीजिए, तो ये, तो डेसिमल पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, इसलिए ये आपको लिखना है 9.35 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो ये साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन 8 में स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का इस तरह से दिया है। Purvi's friend Tim wants to connect a fuse to his oven. He wants to control the oven from 2 different locations. Shown below is the circuit diagram. तो यहाँ पर जो डुअल कंट्रोल स्विच है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये ओवन है, ये अर्थिंग वायर है, और ये 2 स्विच है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताया व्हिच वन ऑफ द 2 ए और बी शुड बी लाइव वायर। तो क्योंकि ये जो बी से स्विच लगाया है, तो इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है, लाइव वायर में स्विच लगाते हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि बी होना चाहिए लाइव वायर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज वायर सर्व इट्स पर्पस। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज वायर जो है अर्थिंग में लगाया है, तो एक्चुअली वो लाइव वायर में लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा नो। स्विच, फ्यूज़, तो ये सब लाइव वायर में लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस हैं, है ना। तो ये जो है अर्थिंग वायर में लगाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द बल्ब इज़ रेटेड 600 वाट, 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, जैसे इसको पावर रेटिंग बोलते हैं, 600 वाट 220 वोल्ट मीन्स when the bulb is connected across the potential difference of 220 volt, it consumes 600 joule of energy from the circuit in 1 second। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है। और दूसरे मीनिंग भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, I=P/V, और सेफ लिमिट ऑफ द करंट, और इसे रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, V²/P करके। तो रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और जो बेसिक मीनिंग है ये। ठीक है, तो आपको ये पूछा है तो आप ये लिख सकते हैं, आसान है। चाहे तो आप करंट और रेजिस्टेंस के बारे में भी लिख सकते हैं। अभी नंबर सेकंड पार्ट का ए है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है पेरेंट न्यूक्लियस और ये है डॉटर न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 ब्लैंक दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं जो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, 86 था, अभी 84 हो गया। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2,
और 222 से 218 हो गया, यहाँ लिखना पड़ेगा 4 कम हो गया। तो यही आपका पहला आंसर है। दूसरा आंसर है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस रेडिएशन एक्स व्हेन इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला है, तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल है। तो अभी अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में देने से क्या होता है, सो दे आर डिफ्लेक्टेड और द रेडिएशन is deflected towards the negative plate। ये तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यदि अल्फा पार्टिकल देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में देने से, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन के ए कंप्लीट्स द सर्किट। तो इसको यदि हम कंप्लीट करेंगे तो अभी क्या होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है, तो हम देख सकते हैं ये दोनों सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ से एक ही पाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पाथ। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2, तो ये हो गया 5 प्लस 3, 8 ओम हो गया, है ना, 8 ओम। फिर ये अभी नया सर्किट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्व करने का मतलब है 2 के बदले में हमने एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो 8 ओम का बराबर होगा। तो ऐसा हो गया। अभी ये दोनों क्या है, ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर है और ये दोनों को हमने सॉल्व किया, 8 आया। अभी ये दोनों का अपोजिट एंड्स देखिए, अपोजिट एंड्स पैरेलल में है, अपोजिट एंड्स एक साथ में है, इसलिए हम इसको पैरेलल में लेंगे और पैरेलल का फॉर्मूला है ये। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 और 8, ठीक है। ये 5 और 3 हमने सॉल्व कर दिया। अभी 1/2 प्लस 1/8, तो ये आ जाता है 8, एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1, तो ये 5/8 हो गया। तो ये आंसर नहीं है, ये 1/RP है। तो RP क्या होगा, 8/5, 1.6। ठीक है, तो यानी कि अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.6। अभी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल रहा हूँ, तो यहाँ देखिए और एक तो बैटरी के साथ यहाँ दिया है, तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1.6 प्लस 0.4। तो हमेशा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करने के बाद इंटरनल सीरीज़ में होता है उसके साथ, इसलिए हम ऐड करते हैं। तो ये 2 ओम हो, तो ये पहला आंसर हो गया 2 ओम। अभी दूसरा आंसर क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। अभी यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है व्हेन द सर्किट इज़ कंप्लीट। अभी यहाँ पर जैसे ये बैटरी है, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आने के बाद यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देखिए कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। तो क्योंकि 5 और 3 यहाँ पर है, तो हम यदि हम 8 ओम में निकाल देंगे तो वही करंट यहाँ से 3 ओम से भी जा रहा है, 5 ओम से भी जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया
कितना करंट आएगा हम पहले निकाल लेंगे, फिर इसको हम ले लेंगे I1, ठीक है, इसको I1 लेंगे और बाकी जो है इससे जाएगा। तो चलिए हम पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट इज इक्वल टू EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF है 4 और ये है 2, टोटल है 2, तो ये है 2 एम्पेयर करंट यहाँ से आ जा रहा। देखिए 2 एम्पेयर करंट यहाँ से जा रहा। अभी ये डिवाइड होगा तो I1 इधर से जाएगा, I1 यहाँ जाएगा और बाकी कितना होगा 2 माइनस I1 इधर जाएगा, ठीक। अभी इस सिचुएशन में ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट्स सेम रहेगा। तो इसमें वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, है ना, IR। तो I कितना है 2 माइनस I1 और रेजिस्टेंस 2, और इसमें कितना वोल्टेज होगा I1 इंटू 8। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों में वोल्टेज इक्वल कर दिया। तो ये सॉल्व करने से हमारा I1 आएगा जो कि सेकंड का आंसर होगा। तो इसका मतलब I1 आ गया और इसका मतलब यहाँ से 0.4 एम्पेयर जाएगा। इसका मतलब 3 ओम से भी 0.4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो यही है इसका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट है, कैलोरीमेट्री से दिया है। तो कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 2.1 kg ऑफ वाटर विल कूल इट डाउन फ्रॉम 75 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर वैल्यूज़ दिए, कांस्टेंट वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर वाटर है और आइस उसमें डालना है, और टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ये 75 डिग्री है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और वो आएगा का 25 डिग्री सेल्सियस में। तो तभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले स्कीम बना लेता है। तो सबसे पहले जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेगा, पहले जब वाटर में दे देते हैं, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आइस हीट गेन करेगा, तो वो मेल्ट होना शुरू करेगा क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में। और यदि 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं है तो पहले क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा नेगेटिव से। तो लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आइस ये मेल्ट करना शुरू करेगा, वाटर बनेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर्स इंक्रीज नहीं होगा। ये हीट गेन कर रहा है लेकिन टेम्परेचर गेन नहीं करेगा। तो अभी जो वाटर दिया है, जो ऑलरेडी वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस में आना है। तो इसका मतलब ये जो वाटर है आइस से जो बना है, ये वाटर भी क्या करेगा, 25 डिग्री तक जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट वाटर है वो क्या करने वाला है, वो 75 डिग्री सेल्सियस से वो 25 डिग्री सेल्सियस में आने वाला। तो ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो ये दोनों केस में हीट गेन हो रहा है और ये केस में हीट लॉस्ट हो रहा है। तो अभी याद रखिए, जब भी फेज चेंज होगा, मेल्टिंग होगा, तो Q इज इक्वल टू ml लगाना फार्मूला। और जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ये 0 डिग्री से 25 डिग्री में चला गया, तो यहाँ पर आप लगाना है, इसको Q1 ले लीजिए, इसको Q2 ले लीजिए, MC डेल्टा टी। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा MC डेल्टा टी फार्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। जैसे अभी ये 2 स्टेप में हीट गेन हो रहा है, तो इसलिए हीट गेन
Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो ये ml प्लस mc डेल्टा टी। अभी ये जो वाटर है ये आइस से बना है, इसलिए जब आइस मेल्ट होगा मास चेंज नहीं होगा, तो ये मास और ये मास एक ही होगा। अभी यहाँ पर जो 2.1 kgf वाटर है, ये वाला वाटर नहीं है, तो याद रखना ये वाटर बना है आइस से, तो आइस का जो मास होगा इसका भी वही मास होगा। लेकिन जो 2.1 kg है ये इस वाले वाटर का है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि आप सोचेंगे तो वाटर का निकाल रहा हूँ तो वाटर का लगा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो मास है वो सेम रहेगा और जो कि आपको निकालना है इसमें। तो हीट गेन का ये फॉर्मूला हो गया। और हीट लॉस्ट का देखें यहाँ पर एक ही स्टेप में आ रहा है, ये 75 डिग्री से 25 में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो m डैश लिखेंगे, इसका अलग मास है, C वाटर का सेमी रहेगा, डेल्टा टी भी अलग है, यहाँ का डेल्टा टी अलग है, यहाँ का डेल्टा टी अलग है। तो ये हो गया हीट लॉस्ट MC डेल्टा टी, ठीक है। तो ये बेसिक स्कीम है। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये किसका मास है, आइस का मास है, तो यह कॉमन ले सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। L कितना है, देखिए L यहाँ दिया है 336 जूल पर ग्राम, प्लस M कॉमन चला गया, C का वैल्यू कितना है, ये 4.2, और डेल्टा टी ये ध्यान देना है। अभी ये जो कौन सा है, ये डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर वाला, ये वाला है Q2 है ना, Q2 वाला लिया है, तो ये 0 से 25 तक जा रहा है, तो 25 माइनस 0 कर दीजिए, तो ये हो गया हीट लॉस्ट M 336 प्लस 4.2 इंटू 25। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4.2 इंटू 25, तो इसका आता है 105। तो अब रफ वर्क यहाँ दिखा दीजिए, तो एग्ज़ाम में रफ वर्क भी होना चाहिए। तो M144, सो 441 M, तो ये हो गया हीट गेन। अभी हीट लॉस्ट वाला पार्ट कितना है, MC डेल्टा टी। अभी मास कौन सा है, मास ऑफ दिस वाटर ये है 2.1 kg है, और यहाँ पर जो C का वैल्यू दिया है पर ग्राम दिया है ना, तो पर ग्राम हमने देखा था, ये देखिए ये पर ग्राम, तो इसलिए ये kg को कन्वर्ट करना जरूरी है। सो इंटू 1000 इंटू C 4.2 इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी कौन सा लेंगे, तो हम ये वाटर का बात कर रहे हैं, ये वाटर 75 डिग्री में पहले था ओरिजिनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फिर फाइनल टेम्परेचर 25, तो 75 माइनस 25, तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। 21/10,000 42/10 इंटू 50, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 50, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कर देते हैं, इसका आ जा रहा है 441,000 जूल। तो अभी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost is equal to heat gain. So 441 M is equal to
441,000. So m is equal to 441,000 by 441. तो ये 1000 ग्राम, तो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है तो ग्राम आंसर है। तो ये भी लिख सकते हैं और 1 kg भी लिख सकते हैं, ऐसा राइट है। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कूलिंग कर्व ऑफ अ सब्सटेंस, तो एक्चुअली इस सिलेबस में हीटिंग कर्व ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हीटिंग कर्व में ज़्यादा ध्यान देना है। कूलिंग कर्व दिया है स्पेसिमेन पेपर में, आ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हीटिंग कर्व में ध्यान देना है। तो अभी देखिए यहाँ पर बोला है स्टेट द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कंडेंसेस। तो अभी कंडेंसेस मतलब जो गैस है, गैस से लिक्विड में बनेगा, और कंडेंसेशन पॉइंट होता है फिक्स टेम्परेचर, तो उसमें वो चेंज होता है। तो गैस से लिक्विड है ना, लिक्विड से सॉलिड, ये कूलिंग हो रहा है, इसलिए गैस से शुरू करेंगे। और यहाँ पर कंडेंसेशन होता है तो सेम टेम्परेचर रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर यूनिफॉर्म दिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो यहीं पर वो कंडेंसेशन हो रहा हो, तो इसलिए टेम्परेचर बोला तो कौन से टेम्परेचर में है, तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो डिग्री सेल्सियस में, तो हम लिखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ तक वो कंडेंस हो गया है, वाटर बन गया पूरी तरह, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज इन द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट। अभी लिक्विड का टेम्परेचर कम होते जाएगा, फिर ये फ्रीजिंग करना शुरू करेगा, ठीक है, 60 डिग्री में। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर तक वो टोटली लिक्विड स्टेट में। तो टेम्परेचर रेंज बोला है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो हम 150 डिग्री सेल्सियस टू 60 भी लिख सकते हैं, या 60 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता है। तो ये छोटा से बड़ा ही लिखिए, तो 60 टू 150 यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये फ्रीजिंग होगा तो सॉलिड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू वी प्रीफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर एट कूलिंग फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। तो अभी यहाँ जो आइस कोल्ड वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों में आइस को क्यों प्रीफर करता है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको गिव रीजन टाइप ये क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेक्स 336 जूल ऑफ latent heat from the drink to melt into water। तो जो आइस को जो मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, जो लेटेंट हीट है, वो ड्रिंक से लेगा। कितना लेता है, या 1 ग्राम ऑफ आइस टेक्स 336 जूल, क्योंकि लेटेंट हीट है 336 जूल पर ग्राम, सो मतलब 1 ग्राम वो हीट लेगा टू मेल्ट इनटू वाटर विदाउट राइज इन टेम्परेचर। वो 0 डिग्री में ही रहेगा, है ना, 0 डिग्री से 0 डिग्री में ही रहेगा अभी। सो द ड्रिंक लूजेज 336 जूल ऑफ हीट पर ग्राम ऑफ आइस देन वाटर एट 0 डिग्री, देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि ऑलरेडी वाटर को हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आइस जो है वो 0 डिग्री में, 0 डिग्री वाटर में आने के लिए वो ऑलरेडी 336 जूल वो एडिशनल या एक्स्ट्रा हीट लूज करेगा, गेन करेगा फ्रॉम द ड्रिंक, एंड ड्रिंक लूजेज द हीट। तो इसलिए जो एडिशनल हीट लॉस करता है ड्रिंक और वो एब्जॉर्ब करता है आइस, दैट्स व्हाई आइस इज प्रीफर्ड। तो ये क्वेश्चन है। तो आप लेटेंट हीट ये 1 ग्राम वाला और एडिशनल आप लिखेंगे तो इसमें मार्क्स मिल जाएगा। वैसे भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मैग्नेट इज रिलीज्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर कॉयल एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ से ये कॉयल है, यहाँ से मैग्नेट छोड़ देंगे
तो ये ग्रेविटी से नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी कॉइल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। अभी ये यहाँ से एंट्री करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, मैग्नेट लीविंग। ठीक, तो यहाँ पर यदि मैग्नेट जब लीव करेगा तो क्या करेंगे, ये जो पोल है ना, ये नॉर्थ पोल ऊपर में है ना, नॉर्थ पोल ऊपर में, साउथ पोल नीचे। तो अभी देखिए नॉर्थ पोल जा रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जा रहा है, तो क्या करेगा, ये करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा तो लेंजेस लॉ से कि ये इसको जाने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा, है ना। तो दूर जाने नहीं देना है, इसका मतलब नॉर्थ को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा। अभी यहाँ पर साउथ पोल बनेगा तो ऑब्वियसली अदर एंड नॉर्थ पोल होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, टॉप एंड मैग्नेट यहाँ जा रहा है लेकिन यहाँ का पोलैरिटी लिखना। तो यहाँ साउथ पोल हो गया क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल लिखिएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी when magnet enters the coil. What will be the direction of current when the magnet leaves the coil? तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, तो जैसे यहाँ नॉर्थ पोल बन गया when it leaves। अभी ये जब एंट्री कर रहा है ना, तो ये साउथ कोयल की तरफ आ रहा है, तो ये फिर करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि साउथ को आने नहीं देगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, ये साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल बन रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, और जब क्लॉकवाइज करंट यदि ए टू बी दिया है ना, यहाँ पर दिया है ए टू बी, तो अभी लीव्स द कॉइल, तो कौन सा पोलैरिटी बन रहा है यहाँ पर, है ना, नॉर्थ पोल। जहाँ साउथ था पहले ए टू बी के लिए, अभी नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए फिर बी टू ए होना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ जो कॉइल का टर्निंग है थोड़ा गलती दिया है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव आंसर हमें लिखना है। ए टू बी था जब साउथ पोल बन रहा था, अभी नॉर्थ पोल बनेगा व्हेन इट लीव्स द मैग्नेट लीव्स द कॉइल, देन ये बी टू ए हो जाएगा। ये अपोजिट हो गया, अपोजिट होगा, ये ज़्यादा है। सो नेम द लॉ, सो ये लेंज लॉ। जब रोटेशन से कॉइल रोटेट करता है तो इंड्यूस्ड करंट पता करने के लिए आपको राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये जो कॉइल रिलेटिव मोशन यानी कि मैग्नेट मूव करता है, पास में आता है, तब लेंजेस लॉ लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रोटेशन में यूज होता है। ओके, अभी स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे जो मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग the number of turns in the coil of the coil भी लिख सकते, तो ये हो गया आंसर।